Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 2 के कोर्स के अंतर्गत जो उनका पेपर 5 है एकेडमिक राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, उसके अंतर्गत आज हम लोग यूनिट 5 की यूनिट्स जो है 5 की चर्चा हम लोग करेंगे और उसके अंतर्गत हम लोग को देखना है कि हाउ टू राइट अ कॉन्फ्रेंस पेपर। कॉन्फ्रेंस के लिए जो पेपर हम लोग लिखते हैं या सम्मेलन पत्र है, पत्र लेखन क्या होता है। किसी भी कॉन्फ्रेंस को जब हम अटेंड करते हैं अपने शोध के दरमियान, तो उसमें जो पेपर लिखे जाते हैं या किसी आर्टिकल्स वगैरह में, किसी जर्नल्स वगैरह में हमें अपने आर्टिकल्स भेजने पड़ते हैं, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं उसको हम लोग जानेंगे कि उसके क्या स्टेप्स होते हैं, ये पेपर का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके लाभ क्या हैं, साथ ही साथ ये कैसे लिखा जाता है। इन सब चीज़ों को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे कि किसी भी अनुसंधान के अंतर्गत जो पेपर राइटिंग, रिसर्च पेपर राइटिंग होती है वो क्या होती है और उसको हम लोग आज समझेंगे कि उसको कैसे लिखते हैं। तो एक सर्वश्रेष्ठ प्रकार का, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि ये सभी जो हैं कॉन्फ्रेंस राइटिंग हो, आर्टिकल राइटिंग हो या आपको रिसर्च पेपर राइटिंग हो, ये सभी जो है आपका एक तरह का शैक्षणिक लेख होता है, औपचारिक लेख होता है, संचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन का साधन होता है। और इसको जो है हम लोग उच्च शिक्षा के अंतर्गत जब हम डिग्री को प्राप्त करना होता है तो उसके लिए हम जब लेते हैं वो, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उसको फॉलो करते हुए हम अपने पेपर्स को लिखते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि जो रिसर्च पेपर है वो हम कैसे लिखते हैं। तो रिसर्च पेपर एक सर्वश्रेष्ठ प्रकार का अनुसंधान पेपर जो लिखा जाता है, वह उसे आलोचनात्मक और सृजनात्मक दोनों चिंतन जो है दोनों स्तरों पर चिंतन किया जाता है। और अनुसंधान पेपर लेखन एक विशिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है और इसमें समुचित क्रम की व्यवस्था को अपनाया जाता है। और अनुसंधान पेपर के लेखकों को सामान्यतः 2 स्रोतों की सहायता लेनी होती है, प्राथमिक स्रोत और गौण स्रोत, और इन स्रोतों के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है। शोधकर्ताओं को तथ्यों तथा विचारों में अंतर समझना चाहिए कि तथ्य क्या हैं और विचार क्या हैं। और तथ्य वह होते हैं जिन्हें सभी सत्य स्वीकार कर लेते हैं, उनको हम तथ्य कहते हैं। और विचार जो हैं उनको स्वीकार करना होता है और इन्हें सत्य सिद्ध करने हेतु किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, इसको हम लोग तथ्य कहते हैं। अनुसंधान लेखन में अनेक जो है विचारधाराएं और निरीक्षणों को प्रस्तुत किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार की आशंका होने की पुष्टि की जा सकती है। अतः एक शोधकर्ता को तथ्यों एवं विचारों का मिश्रण नहीं करना चाहिए और ऐसा करने से शोध पेपर का स्तर जो है वो गिर जाता है। इसलिए शोध पत्र के अंतर्गत तथ्य और विचार दोनों को हमें अलग अलग ढंग से प्रकट करना चाहिए। अनुसंधान पेपर जो होता है उसके बहुत सारे लाभ होते हैं। इसका पहला लाभ जो होता है कि अनुसंधान प्रक्रिया एवं निष्कर्षों का व्यापक संप्रेषण इसके अंतर्गत किया गया रहता है। दूसरा जो है कि अनुसंधान के निष्कर्षों का व्यापक आलोचना और सुधार के लिए स्वतंत्र करना होता है। तीसरा जो अपने आगामी अनुसंधान में अपेक्षित सुधार करना होता है। और नेक्स्ट है अपनी लक्ष्योन्मुखी अनुसंधान प्रक्रिया का प्रतिदिन परिमार्जन जो है करना भी होता है। अगला जो इसका लाभ होता है कि अपने क्षेत्र के विद्वानों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से जो है परिचित होना होता है। और नेक्स्ट राष्ट्रीय और क्षेत्रीय उपलब्धियों की ख्याति भी अर्जित करना होता है रिसर्च पेपर को लिखने का उद्देश्य। और व्यावसायिक दक्षताओं हेतु मापदंड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अनुसंधान संबंधी आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है और साथ ही इसके बाद आत्म प्रकाशन या आत्म प्रबोधन जैसे मूल्यों का भी निर्माण होता है। तो ये सभी इसके लाभ हैं। जो अनुसंधान पेपर होता है, रिसर्च पेपर होता है, उसको लिखने के लाभ हैं।
अब है कि अनुसंधान पेपर को जो लिखने की जो प्रक्रिया है, प्रोसीड्यूर क्या है, एक राइटिंग ऑफ रिसर्च पेपर्स, उसका प्रोसीड्यूर क्या है। तो अनुसंधान क्या है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया जो होती है अनुसंधान के अंतर्गत, और अनुसंधान पत्र के रूप में भी संप्रेषण की विधि जो होती है, विधि भी अनिवार्य रूप से कैसी होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए। और अनुसंधान पत्र की लेखन प्रक्रिया में कुछ बिंदु होते हैं, कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग विषय वस्तु जो है वो लिखते हैं, कि विषय प्रवेश क्या है, विषय के बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है उसमें हम लोग साहित्यों का सर्वेक्षण करते हैं, साहित्य से संबंधित साहित्यों का अध्ययन करते हैं। तीसरे स्टेप्स में हम लोग अनुसंधान के उद्देश्यों की व्याख्या करते हैं। चौथे स्टेप में हम लोग अनुसंधान की परिकल्पनाएं बताते हैं। और पांचवें स्टेप में हम लोग अनुसंधान अभिकल्प रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। और रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत जो सैम्पलिंग, जो डाटा हम लोग कलेक्शन करते हैं, स्टैटिकल मेथड्स हो या आप सैम्पलिंग का मेथड्स जो सैंपल एकत्रित करते हैं, और या जो भी आप टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उसका जो है व्याख्या हमें करनी होती है, उसके बारे में बताना होता है। नेक्स्ट जो उसका स्टेप होता है वो होता है कि अनुसंधान विधि। अनुसंधान में हमने कौन सी विधि अपनाई है उसकी चर्चा करनी होती है। इसके बाद तथ्यों का जो भी प्रदत्त विश्लेषण होता है नेक्स्ट स्टेप में, सातवें स्टेप में। आठवें स्टेप में हम लोग अनुसंधान के निष्कर्ष की चर्चा करते हैं। और लास्ट में फिर हम लोग संदर्भ ग्रंथ सूची लिखते हैं, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले क्लास में बताया था कि रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी कैसे लिखी जाती है और इसको लिखने के क्या तौर तरीके हैं। तो ये सारे कुछ स्टेप्स होते हैं। रिसर्च पेपर्स जब हम लिखते हैं तो उसमें हमको इन सब इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए लिखना होता है। अनुसंधान पेपर के लाभ क्या हैं? तो इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। अनुसंधान पेपर जो शोधकर्ताओं को अपने शोध सर्वेक्षण तथा समीक्षाओं में प्रपत्रों से अधिक सुगमता मिलती है। जो रिसर्च पेपर होते हैं उससे काफ़ी सुगमता, आसानी हो जाती है। दूसरा कि शोधकर्ताओं को नवीन ज्ञान तथा शोध कार्य के संबंध में जानकारी भी इससे हमें मिलती है। नेक्स्ट, अनुसंधान पेपर से शोधकर्ताओं को विभिन्न शोध कार्यों के संबंध में जानने में समय या धन या शक्ति का अपव्यय नहीं करना पड़ता है, क्योंकि रिसर्च जो किया गया रहता है, चूँकि सभी टेक्निकली साइंटिफिक मेथड से किया गया रहता है, तो बहुत सारी चीज़ों को आप उन पेपर्स को, रिसर्च आर्टिकल्स जो होते हैं उन पेपर को पढ़ के भी आपको बहुत सारे नॉलेज जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो सभी जो हैं वैज्ञानिक विधियों के द्वारा लिखे गए होते हैं। तो आपको उससे एक जो है प्रमाणिक तथ्य जो है कुछ मिल जाता है, तो वो आपके समय को भी बचाता है शोध के, और उसमें जो होने वाले खर्च होते हैं उसको भी बचाता है। इसके बाद जो है कि शोधकर्ता को अपने शोध कार्य पर जो है प्रपत्र लिखने का लिए अनुभव होता है और तथा आधार भी मिलता है। एक अनुभव और एक आधार भी रिसर्च पेपर्स लिखने से एक तरह से आपको एक्सपीरियंसेस गेन होता है, और आपको अपने आगे जब आप रिसर्च करते हैं तो उसमें आपको एक आधार बिंदु भी मिल जाता है कि कैसे हम इसको बनाएं। इसके बाद जो है अन्य शोधकर्ता समान कार्य की पुनरावृत्ति जो है से बच जाते हैं, और किसी विशिष्ट शोध के क्षेत्र में किस प्रकार के शोध कार्य किए जा रहे हैं उनके संकलन में भी सहायता मिलती है। साथ ही साथ उस क्षेत्र में के विशेषज्ञों को सुझाव तथा टिप्पणी करने का अवसर भी जो है मिलता है। लास्टली जो है वो कि शोधकर्ता के योगदान से उसी की ख्याति होती है। कोई भी आप अनुसंधान पेपर लिखते हैं तो उससे आपकी ख्याति होती है। तो ये कुछ जो है उसके लाभ हैं, मेरिट्स हैं जो हम लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं उसका। इसके बाद है कि शोधकर्ता किसी भी स्तर पर जो है क्यों ना हो उसका मूल्यांकन अवश्य किया जाता है। मूल्यांकन विधि जो होती है, शोध में मूल्यांकन की जो विधि होती है वो विधि शोधकर्ता के लिए एक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी प्रक्रिया होती है, और मूल्यांकन में विभिन्न प्रकार के सुझाव जो है वो दिए जाते हैं, और आलोचनाएं भी जो हैं इसके अंतर्गत की जाती हैं, और शोधकर्ता के शोध लेखन के कौशल एवं क्षमताओं का इससे जो है विकास होता है।
और मूल्यांकन विधि पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। उसमें अपने छात्रों को शोध प्रबंध लेखन के लिए समुचित निर्देशन देने का भी विकास होता है। और मूल्यांकन जो है वो कुछ बिंदुओं के आधार पर किया जाता है, कुछ उसमें प्रश्नों पर के लिए सुझाव दिए जाते हैं, जैसे कि प्रकरण के संबंध में, शोध समस्या से संबंधित के संबंध में आपको सुझाव दिए जा सकते हैं, मूल्यांकन आपका किया जाता है। संबंधित शोध साहित्य से संबंधित जो है आप उसका मूल्यांकन होता है, शोध विधि से संबंधित उसका मूल्यांकन हो सकता है, और जो प्रदत्त विश्लेषण है, जो डेटा कलेक्शन करने के बाद जब हम उसको एनालिसिस करते हैं उनका, तो उसमें भी इस पर सुझाव दिए जा सकते हैं। और शोध निष्कर्ष तथा सुझाव, ये भी जो है उसके अंतर्गत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके अतिरिक्त शोध प्रबंध की भाषा तथा प्रस्तुतिकरण जो होता है का रूप जो है वैज्ञानिक होना चाहिए। और शोध प्रबंध के लेखन के प्रवाह तथा एक क्रम होना चाहिए। उसमें शोध लेखन में व्याकरण तथा जो भी बर्तावनी या त्रुटियां जो है वो नहीं होनी चाहिए। और टंकन की त्रुटि का उत्तरदायित्व भी जो है वो शोधकर्ता पर होता है। इसलिए टाइपिंग में भी आपको ध्यान रखना होता है कि आप शब्दों को सही लिखें। और एक अनुभवी जो है टंकनकर्ता जो होता है से ही शोध प्रबंध तैयार करवाना चाहिए। और शोधकर्ता को अपने कार्यों की सीमाओं तथा त्रुटियों का पूर्व बोधन होना चाहिए। और शोध प्रबंध में शोधकर्ता को उपयुक्त मूल्यांकन के बिंदुओं पर तथा प्रश्नों को ध्यान में रखकर करना चाहिए, और तभी वह समुचित शोध प्रबंध जो है वो तैयार करने में समर्थ हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान जो है हम लोग रिसर्च पेपर के अंतर्गत लिखते हैं, करते हैं, रखना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, कोई भी शोधकर्ता को। इसके बाद जो हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, अनुसंधान के अंतर्गत जो लेख लिखते हैं, रिसर्च आर्टिकल जो लिखते हैं, वो क्या होता है। तो अनुसंधान पेपर जो है उसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता के द्वारा संपन्न किए गए किसी भी प्रायोगिक अनुसंधान के निष्कर्षों को उद्धृत तथा संप्रेषित करते हैं। जबकि अनुसंधान लेखन का संबंध ऐसे सैद्धांतिक पत्र से होता है जिसमें अन्य अनुसंधानकर्ताओं के अनुसंधान पेपर पर चिंतन के आधार पर संश्लेषित करके व्यक्त किया जाता है। और मूलभूत रूप से अनुसंधान के सैद्धांतिक पक्ष का निर्माण करते हैं। और इसमें अनुसंधानकर्ता जो होता है, अनुसंधानकर्ता को स्वचिंतन के उच्च स्तर का बोधन होता है तथा अपने आगामी व्यवहारिक प्रकृति के अनुसंधानों की नींव रखते हैं इसके अंतर्गत। और यहाँ एक अनुसंधानकर्ता अपने विचारों की पुष्टि के लिए अगमनात्मक तथा निगमनात्मक तार्किक क्रिया का प्रयोग करता है। साथ ही साथ अपनी सृजनात्मक क्षमताओं के माध्यम से भी उन्हें पुष्टि करता है। और अनुसंधान लेखन न्यूनाधिक रूप में अनुसंधान पेपर के फॉर्मेट में ही तैयार किया जाता है। जो अनुसंधान पेपर हम लिखते हैं उसी फॉर्मेट में हम लोग रिसर्च आर्टिकल को भी लिखते हैं, तैयार किया जाते हैं, जो मैंने आपको पहले पूर्व में बताया। और अपने विचारों एवं मतों की पुष्टि के लिए प्रामाणिक तथ्यों और प्रामाणिक ग्रंथों, लेखकों और विचारकों पर भी निर्भर होना पड़ता है, मतलब उनके विचार भी इसमें समाहित किए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम एक रिसर्च पेपर लिखते हैं, रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं हम किसी भी कॉन्फ्रेंस पेपर के अंतर्गत देने के लिए, तो उसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, सारांश लिखते हैं। सारांश लिखने के बाद हम लोग जो है कुछ कीवर्ड्स लिखते हैं, जो अविशिष्ट जो शब्द होते हैं, कुछ विशेष शब्द होते हैं, उन शब्दों को लिखते हैं कीवर्ड्स के रूप में। उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं, परिचय उसका लिखते हैं। और परिचय लिखने के बाद हमने उसका उद्देश्य क्या है, उसकी परिकल्पना क्या है, मेथड्स कौन से हमने चूज़ किए हैं उसको करने के लिए वो। उसके बाद हम जो संग्रहण डाटा कलेक्शन कैसे किया है वो उसकी जानकारी। और उसके बाद तथ्य जो होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसकी विश्लेषण और व्याख्या करते हैं।
और फिर लास्टली जो है हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं और उसके बाद हम लोग जो है उसमें कुछ सुझाव भी देते हैं और साथ ही साथ जो है उसके बाद हम लोग रेफरेंस या जो है उसमें लिखते हैं या बिब्लियोग्राफी जो है संदर्भ ग्रंथ सूची जो है उसके अंतर्गत लिखते हैं, जहाँ जहाँ से हमने स्रोतों को कलेक्ट किया है उसका जो है डिटेल्स हम देते हैं। तो इस तरह से हम अपना अनुसंधान पेपर जो है वो लिखते हैं। और अनुसंधान पेपर के साथ साथ हम लोग जो रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, अनुसंधान लेख जो है, अनुसंधान आपका लेख जिसको कहते हैं, तो वो भी हम एक लिखते हैं। और ये दोनों जो है आपका एकेडमिक शैक्षणिक लेख का ही एक प्रकार है और जो उच्च शिक्षा में इम्पॉर्टेंट है। और जब भी हम आगे की पढ़ाई उच्च शिक्षा को हासिल करते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं, एमफिल वगैरह करते हैं, और तो हमें बहुत सारे आर्टिकल्स अपने जो हैं छपवाने पड़ते हैं और हमको इन्हीं आधार पर उस आर्टिकल्स को तैयार करना होता है। अपनी समस्या का चुनाव करके फिर उस समस्या की व्याख्या और विश्लेषण जो है वो की जाती है और निष्कर्ष दिया जाता है और उसके बाद जो है वो उसको छपाया जाता है। और ठीक इसी तरह से जो कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस पेपर या सेमिनार पेपर के लिए भी जो हम पेपर तैयार करते हैं, इन्हीं आधारों पर हम उस पेपर को भी, जो मैंने ये मापदंड बताया, इन्हीं आधार पर हम उस पेपर को भी रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, सबमिट करते हैं। और जब हमारा व्याख्यान होता है तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसके बाद की जो चर्चा है, मतलब हम लोग जो कॉन्फ्रेंस क्या होता है और सेमिनार क्या होता है, ये तो मैंने बताया कि उसके अंतर्गत जो हम लोग पेपर लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं, उसको कैसे फॉलो करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस और सेमिनार क्या होता है। इसकी चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया हो। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जो हैं उसमें क्वेश्चन के रूप में रख सकते हैं। हम लोग अपने क्लास में, जो हमारी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, हम लोग उस क्लास में उसको डिस्कशन करेंगे या जो भी प्रश्न होंगे उनको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो और आपके लिए यूजफुल हो। चूँकि एमए की पढ़ाई के बाद जो हायर एजुकेशन होता है तो उसमें इन सभी चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो इसको अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। और जो चूँकि यह एक फॉर्मल लेख होता है, फॉर्मल लेख के रूप में लिखा जाता है, तो इसमें काफ़ी सावधानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक जो है कोई भी चीज़ लिखी जाती है, उसमें एक निश्चितता, स्पष्टता होती है। और यह जो एक संचार, कम्युनिकेशन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माध्यम होता है। अपनी चिंतन शैली को विकसित करके आप क्या उस विषय के बारे में सोचते हैं, कितनी सोच, क्या गहरी सोच रखते हैं, उसको कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, इन सब चीज़ें जो हैं आपके रिसर्च पेपर या जो आप एकेडमिक कोई भी राइटिंग लिखती हैं तो उसके माध्यम से वो समझ में आता है या आपके विचारों को दूसरों को समझने में हेल्प मिलता है। और यह आपके लिए जो है उच्च शिक्षा में एक इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है आगे की पढ़ाई में, तो इसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।